So hello friends, welcome again to Asymptotes. So finally हम कर चुके हैं बायोट-सैवर्ट लॉ को ख़त्म और आज हम करेंगे एकदम नया टॉपिक स्टार्ट, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहानी इसमें भी वही होगी, निकालेंगे हम इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये लॉ बहुत ही सिंपल लॉ, ठीक है। अगर एक बार आपको ये लॉ पता चल जाए तो आप बस इसको छोड़ोगे नहीं, तब आप हमेशा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से ही मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। लेकिन निकालनी इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। बस कहानी उसमें भी वही थी, इसमें भी यही है, निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ही। सो भाई लोग कुछ मोटिवेट करो यार, मोटिवेशन के लिए थोड़ा लाइक वाइक शेयर वेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे अपडेट्स चाहिए ना आपको, तो आगे आने वाले वीडियोस में, मतलब जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर से पहले, मैग्नेटिज्म के सेकंड चैप्टर से पहले मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। तो कम से कम दो वीडियोस मैं न्यूमेरिकल्स के लिए डेडिकेटेड करके रख दूँगा, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, अच्छे लेवल तक जाएंगे, ताकि आपके एनसीईआरटी के कवर हो जाए, थोड़ा अच्छे लेवल के कवर हो जाए, कंपटीशन लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल उससे आपके एक तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और आगे एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी और बढ़िया अच्छे तरह से न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर तो कर ही देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्या? बेसिकली एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज अ टूल टू इवैल्यूएट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। यहाँ भी कहानी वही है, करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ में भी करंट के थ्रू निकाली थी, इसमें भी यही है। तो एक लूप होगा, उसके अंदर कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, बस वो कैलकुलेट करना है और फिर निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए देखते हैं क्या है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो ले लेते हैं, अगर एक करंट जा रहा है ऐसे मान लेते हैं करंट जा रहा है, ठीक है। मैंने ये डायरेक्शन ले ली और ये है करंट आई। इसको कर देते हैं इनक्लोज एक बाउंड्री से, ऐसे एक बाउंड्री से हमने से एक बाउंड्री के अंदर हमने इसे इनक्लोज कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन ये। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस करंट के द्वारा बनेगी तो किस डायरेक्शन में बनेगी? क्योंकि इस तरफ जा रहा है का थंब रूल लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये अभी एक क्लोज लूप बनाया है मैंने, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी तो यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? ये वीटी क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वीटी दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस कर्व पर टेंजेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर करंट एलिमेंट देखता हूँ ऐसे, नहीं सॉरी करंट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि करंट ये होगा, बस एक एलिमेंट होगा, लाइन एलिमेंट, जिसको मैं बोलूँगा डीएल, ठीक है। तो डीएल का जो करंट एलिमेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो डीएल की डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे ना। यहाँ पर लाइन एलिमेंट डीएल और इसके ऊपर टेंजेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा ना। तो इसका मतलब बी और टी जब एक ही डायरेक्शन में है तो बी टी पैरेलल टू डी एल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसका मतलब दोनों के बीच जो एंगल होगा थीटा वो होगा 0 डिग्री, ठीक है।
तो इसका मतलब मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट वी टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एल। ठीक है, इसका आगे यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए, जब मैं यहाँ से इन सारे एलिमेंट्स का सम लेता हूँ, सारे एलिमेंट मतलब इनके डॉट प्रोडक्ट का सम, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम लेता हूँ इस पूरे लूप में, ऐसे यहाँ पे भी करंट एलिमेंट होगा, इसके टेंजेंट भी एक डायरेक्शन होगी वी टी और ये होगा डी एल। उसी तरह पूरे लूप में ऐसी बहुत सारे डी एल होंगे और बहुत सारे टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वी टी होंगी, जो कि वेक्टर है, इसलिए मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो ऐसे पूरे लूप में बहुत सारे होंगे। तो जब मैं इनका सम लूँगा इस पूरे लूप में, तो मैं क्या बोलूँगा, इन सारे सम का, इन सारे प्रोडक्ट्स का सम, मैग्नेटिक फील्ड का सम और मैग्नेटिक फील्ड का सम और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन एलिमेंट के सब प्रोडक्ट का सम, इन सारे एलिमेंट का सम, तो मैं बोलूँगा सिग्मा ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन लूप बी टी डॉट डी एल। ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट का सम इस पूरे लूप में, जिसको मैं क्या बोलूँगा, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मैं बोलूँगा ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी टी ओवर लाइन एलिमेंट। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, बी टी, वी टी या वी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरे सर्किट में, पूरे लूप में, पूरे क्लोज लूप में मैं जब इसका सम लूँगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम लूँगा, तो वो होगा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैं इस पूरे क्लोज लूप के अंदर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के प्रोडक्ट को सम ले रहा हूँ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो ये सम होगा, ये पूरा क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैं बोलता हूँ बी डॉट डी एल, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई इंक्लोज्ड इन द लूप। ये होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, ये इसकी एक्सप्रेशन होगी। बस इतना सा है, ये इतना बहुत सिंपल है। तो इस लूप के अंदर जितना करंट इंक्लोज होगा, मैं एक लूप बना दूंगा, ऐसे एक बाउंड्री बना दूंगा, ये बाउंड्री है, और इसके अंदर जितना भी करंट होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के बाद मैं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये करंट आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हम बता चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर। ठीक है, तो ये है। तो टेस्ला में भी ले सकते हैं, पर फिलहाल अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखिए, तो ये होगा एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हम आएंगे इसके साइन कन्वेंशन पे। तो उससे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे ऐसे, क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ।
एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, एम्पेयर्स लॉ बोल क्या कहता है? क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर a closed loop or path in vacuum or free space, जो कि है इसकी वजह से फ्री स्पेस इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट enclosed in a closed loop, closed loop। तो एक क्लोज्ड लूप में जितना भी करंट इनक्लोज होगा, जितना भी करंट इनक्लोज होगा, तो जितना भी करंट इनक्लोज होगा उसकी मल्टीप्लाई म्यू नॉट से करने पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड या क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी मुझे ऐसे बाउंड्री बनाने से और उस पर कितना करंट आता है उससे। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हम इसका देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यहीं पे देख लेंगे। साइन कन्वेंशन मतलब जो करंट इसके अंदर जा रहा है, लूप के अंदर जा रहा है और आ रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक लूप लेंगे ऐसे ऐसे, अगर इसकी डायरेक्शन है, मैं इस डायरेक्शन में इस लूप की डायरेक्शन ले लेता हूँ और इस पे करंट जा रहा है एक ऐसे और एक आ रहा है ऐसे, तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये अगर I1 है और ये I2 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा करंट पॉजिटिव है, कौन सा करंट नेगेटिव है? मुझे दोनों की डायरेक्शन देख के ये पता लगाना है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो इसके लिए एक आसान सा वही रूल है, राइट हैंड थंब रूल, वही लगाएंगे। तो उसमें हम यूज़ करेंगे थंब का और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स का। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बताएगी ये लूप की डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में हम देखेंगे अगर थंब क्या बताएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ करंट। तो जब हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन ऐसी है, मतलब क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज देखने पे ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये कौन सी है? ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो अगर करंट थंब को, इस थंब रूल को फॉलो कर रहा है, करंट अगर थंब की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसे लेंगे नेगेटिव। तो कौन सा? ये वाला करंट क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी, तो ये वाला करंट कौन सा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसको लूँगा मैं नेगेटिव और इसको लूँगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है इधर की, ये वाली, अगर लूप की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये भी राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा, RHT। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स I1 माइनस I2। ठीक है, इसे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1 माइनस I2, जहाँ I1 I2 क्या है? इसको मैं बोल सकता हूँ I नॉट म्यू नॉट इंटू IE। IE क्या है? करंट इनक्लोज्ड या टोटल करंट इनक्लोज्ड।
टोटल करंट इनक्लोज इन अ लूप, इस लूप के अंदर जो टोटल करंट होगा वो होगा I1 माइनस I2, ये होगा। ठीक है, तो ये है साइन कन्वेंशन, तो ये है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका प्रूफ, एम्पियर सर्किटल लॉ की जो एक्सप्रेशन है इसको प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए मैं रब करूँगा यहाँ से। तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो प्रूफ देखेंगे इसका। एक कंडक्टर ले लेंगे ऐसे, ठीक है, X और Y, इसमें भी करंट जा रहा है ऐसे, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, यही तो होगी थंब रूल। ठीक है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। अब तक हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में पढ़ा था ना, बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या पढ़ा था हमने, इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है R। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, अब तक हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट 2I अपॉन 4πr, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, देखा था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, तो ये है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इससे थंब रूल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैं इस पॉइंट पर, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है ये होगी, ठीक है, मैं इस पॉइंट पर बना दूंगा एक लूप जिसे मैं बोलूँगा एम्पीरियन लूप, ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है ना, क्योंकि यही होगी थंब रूल के हिसाब से। करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन अगर ये होगी थंब की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये बिल्कुल टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट होगा और इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो करंट है, इस पॉइंट पर जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट नहीं, कोई भी लाइन एलिमेंट है जिसे मैं बोलूँगा DL, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी ना। तो B और DL की डायरेक्शन सेम है, मतलब B और DL की डायरेक्शन सेम है, मतलब B पैरेलल टू DL, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि ये पैरेलल हैं तो इनके बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसका मतलब इनके बीच डॉट प्रोडक्ट होगा ऐसे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ BDL cos थीटा, तो क्योंकि थीटा 0 होगा तो ये क्या होगा BDL। ठीक है, तो अब उसी तरह मैं इसका भी पूरे लूप के अंदर मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का सम करूँगा, BDL के प्रोडक्ट का, इन सारे प्रोडक्ट का इस पूरे लूप में सम करूँगा या इसे इंटीग्रेट करूँगा। तो मैं इसे क्या कहूँगा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL। ठीक है, तो जब मैंने इसका इस पूरे का इंटीग्रेशन किया तो मुझे यहाँ से मिला ऐसे BDL cos थीटा, जो कि मुझे मिल चुका है BDL। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या है, B बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बचेगा DL का। अब ये क्या है, मेरे पास DL क्या है, DL क्या है, अगर मैं पूरे DL को इसके अलॉन्ग, इस सर्कल के अलॉन्ग, इस कोइल के अलॉन्ग इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ कोइल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ लूप,
जो कि होगा 2πr, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, r ही तो है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, b इंटू 2πr। ठीक है, तो b मेरे पास ऊपर से क्या आएगा, म्यू नॉट i अपॉन 2πr। तो ये क्या होगा, म्यू नॉट i अपॉन 2πr इंटू ये वाला 2πr, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास बचेगा म्यू नॉट i। ये क्या है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास एम्पियर सर्किट लॉ। तो यहाँ से प्रूव होता है हमारे पास कि b क्लोज इंटीग्रल ऑफ b, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ b होता है म्यू नॉट i। ये हो चुका है एम्पियर सर्किट लॉ प्रूफ। तो ये तो था परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर लाइन इंटीग्रल निकालता हूँ, तब मेरे पास कंडीशन हो जाएगी चेंज। तब ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर आई। ये होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ले लो या मीडियम बोल लो, ठीक है। यहाँ पे म्यू आर हो जाएगा, तब एक्सप्रेशन मेरे पास ये हो जाएगी। अगर मैं इसे किसी कंडक्टर पे निकालता हूँ या किसी दूसरे मीडियम में निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब ये म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, जो कि वैक्यूम और एयर के लिए होगी ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो इसलिए फ्री स्पेस और फ्री स्पेस के लिए मैं इसको लेता हूँ हमेशा, फ्री स्पेस के लिए मैं इसे हमेशा 1 लेता हूँ, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा एम्पियर सर्किट लॉ पूरा, ठीक है। तो मज़ा आया होगा, ठीक है, आसान था। तो फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बता दीजिए, ठीक है। तो बस मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। तो बस अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन होगा वही, एक स्ट्रेट कंडक्टर पे करंट जा रहा है और एक पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वही जो अब तक बायोट-सावर्ट लॉ में पढ़ते थे, अब वही हम निकालेंगे एम्पियर सर्किट लॉ से। बस एम्पियर सर्किट लॉ से निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ से करना है या बायोट-सावर्ट लॉ से, तो डेफिनेटली आप एम्पियर सर्किट लॉ ही चूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।